भाई सिलेक्शन करने के बाद आपको इनाम देंगे ना यार। आप लोगों ने हमारे एफर्ट लगाने के बाद, हमारे विचारों के विचार सुनने के बाद अपने आप को सिलेक्ट करवाया है, हमें रिटर्न दिया है, तो 100% उसका इनाम तो मिलेगा। तो आप में से बहुत से लोग आज तैयार बैठे बोलते कि बस तैयार हो आपको चेक थोड़ा बढ़ा दो, चेक की रकम। तो सबने अपना नंबर बना लिया, मैकेनिक्स तो पूरा 85 चाट ही रहा है। आयोवा इस विषय में अभी कोई ध्यान नहीं देगा, जितना क्लास में रिवीजन कराया जाएगा उसको ध्यान देगा, उस पर ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। आयोवा अभी पूरा का पूरा ध्यान दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके एसी तक के पार्ट पर, दिख रहा है ठीक। अब बात करेंगे बस ईओवाई। नो मर्सी, कोई रहम नहीं, कोई दया भाव नहीं। मैं तो यही मानता हूं कि रोज बच्चे आए तो एक तो पढ़ना चाहिए, इनको थोड़ी बहुत गलती हो जाए आपके हाथ से, बाकी उनको हर दंड डाला, एक दंड मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। अरे 1 साल लेट हो गए, अब आप 1 साल खेल रहे हो अपनी जिंदगी से, समझे इस बात को। 1 साल लेट, आपके साथ में जो पिछले साल तैयारी कर रहे थे उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ था, वो आपके दोस्त हैं, है ना, उनका सिलेक्शन हो गया, अब वो पहले डॉक्टर बनेगा आपसे, नहीं बनेगा, वो पहले ही बनेगा। आप हमेशा उससे जिंदगी भर पीछे हो गए। अब उसके बाद भी अगर ये साल हम अगर लाइटली रहते हैं ड्रॉप लेने के बाद भी, यार हमसे बेकार इंसान कौन है इस दुनिया में? हमसे ज्यादा कमजोर कौन है? कि पेरेंट्स ने आपके कहने पर आपको बोला, आपने कहा नहीं मैं इस साल ड्रॉप दे देता हूँ, प्लीज थोड़ा और पैसा इसमें लगाएं, मुझे इस संस्था में ज्वाइन करना है, उन्होंने फीस लगा दी आपके कहने पर, सिर्फ आपके रिस्क पर। और अगर ये साल में एक दिन भी अगर आप कहीं मार्केट में घूमने जाते हो, मुझे कुछ बच्चे दिखते हैं कभी कभी ब्रिजर आने में, बहुत चिड़ आती है, मेरी इच्छा होती है वो माय वाइफ इज टू कैच मी, नहीं तो मुझे उनको वहीं मारने की इच्छा होती है। उसके बाद इतने रिलैक्स मोड आया हुआ वहां पर, मतलब कोई दुनिया में टेंशन नहीं उसे, बिंदास होता नहीं, ये काम नहीं कर सकते। प्लीज ये वाच स्पेशली 1 साल भी अगर हम साधु जीवन बिताएंगे तो क्या बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा? बहुत बड़ा जिंदगी का लॉस हो गया है, बड़ा लॉस सब कुछ हो गया क्या? नहीं होगा, साधु जीवन बिताना पड़ेगा, सारी इच्छाएं माने। अभी मेरे नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊंगा यहाँ पर वापस स्टेज पर, उसमें मैं आपको आपकी दिनचर्या में सारे पॉइंट बताऊंगा, वो बातें अब हम उसको डिटेल में करेंगे। वापस अपन यहाँ एनालिसिस पर आ जाए, सभी का माइंड सेटअप हो चुका है। ईओआई के लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो क्लास में चल रहा है उसको उस चैप्टर को उसी समय कंप्लीट करेंगे। सभी की प्रोडक्टिविटी उसके लिए एक समान है। बस एआईपीएमटी मेंस और स्क्रीनिंग के लिए अगर जरा जोर देना है तो वो हम देंगे मॉडर्न फिजिक्स पर। पहला स्पेस कहां पर आएगा? मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा स्पेस हम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एसी तक के पार्ट पर, ठीक। और सबसे मैजिक जो अपना चैप्टर था ऑसिलेशन एंड वेव्स, पॉइंट 2 पार्ट। इसका मैजिक बहुत समझाता हूं मैं बार बार ऑसिलेशन वेव पर आकर अपनी गाड़ी को क्यों निकाल लेता हूं। आप ऐसा बहुत बड़े समझ में आया कि बार बार ऑसिलेशन वेव भी अगर पॉइंट टू पॉइंट मतलब थोड़ी ना कि बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी तो क्वेश्चन तो 5 ही है, क्वेश्चन तो 5 ही है, आपके दिमाग में चल रहा है, बस 5 क्वेश्चन के बार बार यहां पे गाड़ी क्यों निकाल देते हैं? ऑसिलेशन वेव्स कहा जाता है हमारी फिजिक्स का दादा चैप्टर। अरे दादा चैप्टर ये जितने भी ईओएस में अभी तक जितने टॉपिक पढ़ चुके हैं, आईओआई ने जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, उधर ईटीवाई ने भी कुछ क्वेश्चन मैकेनिक्स में फेस कर लिए हैं। क्या एक भी चैप्टर अभी तक आपका ऐसा गया जिसमें ये वर्ड ना आया हो? द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कर्ण सरल आवर्त गति प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी ऐसा चैप्टर गया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा चार्ज का क्या ऑसिलेशन पार्ट क्वेश्चन लिया है एग्जाम में? आया हुआ है? चार्ज एक वाई एक्सिस को ऊपर रखा, वाई एक्सिस पे नीचे रखा, एक्स एक्सिस पे चार्ज पार्टिकल छोड़ा, ऑसिलेट कर रहा था, तो एसएचएम का फंडा लगा ना, बिना एसएचएम के वो क्वेश्चन आप कर पाए थे क्या? नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही ना हो कि एसएचएम की मेन मुख्य शर्त क्या है, सरल आवर्त की मुख्य आवश्यक शर्त क्या है। द नेसेसरी इनफ कंडीशन A is proportional to what? Displacement power
जब तक आपको टाइम पीरियड निकालने का फंडा नहीं पता होगा तब तक वो क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यानी एसएचएम और वेव्स तो हमारी फिजिक्स के हर चैप्टर में घुसा हुआ है, क्यों इसको मत छोड़े। और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा दे रहा है, घंटे ज्यादा दिखा रहा है, 60 घंटे खा रहा है। आप देखो एक जो आवर्स लिखे, नंबर ऑफ आवर्स, इसका मीनिंग थोड़ा अभी और मैं समझा दूं। ये अपने प्रोडक्टिविटी का मीनिंग समझा था। एक क्वेश्चन के लिए कितने घंटे लग रहा है, एक मार्क के लिए। अब इस 50 आवर्स का मीनिंग समझते हैं कि 1D में अगर 50 आवर्स लिखे तो व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट में यहां पे नीचे 50 घंटे लिखे हैं तो इसका अर्थ क्या है समझिए। चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अपने बुकलेट में। 50 आवर्स में 1D को तैयार करने के लिए भाई आपके इंस्टीट्यूट में, अपने इंस्टीट्यूट में उसके लिए लगाए लेक्चर, 16 लेक्चर, 16 लेक्चर लगते हैं, लग गए 16 लेक्चर। मतलब उसको 1.5 आवर से मल्टीप्लाई करें 1.5 घंटे से, कितना हो गए 16 गुना 1.5 कितना हो गया 16 to 1.5, अरे कितना हो गया 24, 16 पूरे और 16 का आधा, और तो 16 का आधा 8, 8 + 16 24। तो यहाँ पे लिखे आप 1D के वहां पर 16 × 1.5 = 24 लिखा। यानी 24 घंटे तो आपने कहां दे दिए, ये कहां पे गए, क्लासरूम में 24 घंटे गए उसके। उतने ही घंटे आपको रोज डेली घर पे देना है उसके लिए, और डेली ध्यान भी करना है ना उसको। तो 24 के आगे लिखते हैं +24, कितना हो गए 48। 2 घंटे जब आप टेस्ट देने आ रहे थे, रविवार को जब आपकी टेस्ट होगी तो उसके पहले सैटरडे को रिवीजन देना है ना उसका, डेफिनेटली लगेगा 2 घंटे उसके होगा। तो कितना हो गया 50 आवर्स होगा। 50 आवर्स का पैकेज इस तरह से डिवाइड होगा। और वो जो घर पे 24 आवर दिए थे आपने उसका डिवीजन देखो, घर के 24 आवर्स में आप कैसे देंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ये कैलकुलेशन ध्यान दें, ये कैलकुलेशन करके अगर घर पे पढ़ाई की जाए तो आई टेल यू कि आपका कोई भी चैप्टर बिना परफेक्शन लेवल के छूटेगा ही नहीं हाथ से आपके। वो 24 घंटे को अपन घर में जो दे रहे हैं, यहाँ पे 24 जो लिखा था आपने 24 + 24, उस 24 को एरो लगा के ऊपर लिखना चाहो तो वो 24 दिया कैसे आता है। 10 आवर्स दिए आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, चैप्टर को अंडरस्टैंड करते ना, अपने घर पे भी जाके अपनी बुक के नोट्स को भी पढ़ते हो, क्लास में जो फैकल्टी ने लिखाया उसे सामने रखते हो, उन दोनों को मैच करते हो, और फिर अपनी एक नई कांसेप्ट डेवलप करते हो कि मैं तो ऐसे याद करूंगा, मैं मेरा सेंटेंस लिखता हूं, मेरा फॉर्मूला नया होगा। करते हुए काम उसमें लग गए आपके कितने 10 घंटे लगा दिए उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। भाई जब तक उस चैप्टर को आप 250-300 क्वेश्चन पार नहीं कर लोगे तब तक क्या परफेक्शन लेवल पर आएगा। 10 घंटे उसमें लग गए, 10 घंटे हम मिनिमम 250 क्वेश्चन के लिए मान सकते हैं, होगा 10 घंटे। फिर भी कितने बचे 4 घंटे। उस 4 घंटे में हम ये करेंगे कि हम लोग 250 क्वेश्चन करेंगे। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लिखना भी जरूर कि हर चैप्टर में 3-3, 4-4 घंटे हम रखने वाले हैं। वो 3-4 घंटे काय के होंगे, आप में से बहुतों की ये बहुत बुरी आदत है कि यार क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, बस बात पे आंसर आ गया खत्म, अब वो जिंदगी भर में पाएगा ऐसा आपने मान लिया। बहुत बेकार तरीका है पढ़ने का, सबसे बस तरीका है। एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की अगर बात करें, जो सिलेक्टेड बच्चा है उससे भी अगर आप बात करेंगे तो बोलेगा कि जब भी मेरे क्वेश्चन का आंसर आता था मैं वापस से उसको एनालाइज करता था कि मैंने किया क्या उस पूरे पेज में। ट्राई टू मेंटेन द हैबिट फॉर एनालिसिस, एनालाइज ईच एंड एवरी सॉल्यूशन। तो एनालाइज करें, हिंदी में भी शब्द ये लिखेंगे एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जैसा आपने करा है उसी को एक एक लाइन बराबर देखना कि क्या बीच में कोई ऐसी स्टेप थी जिसे अगर मैं हटा दूं, डायरेक्ट अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो मेरा सॉल्यूशन बन सकता था। इसका अल्टीमेटली कांसेप्ट तो यही है। क्या ऐसा हो सकता है इसके सॉल्यूशन में? हो सकता है तो मैं उसको नीचे लिखूंगा सॉल्यूशन के बाद कि डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से होगा। तो मेन चीज एनालाइज करें। आप एनालाइज करने का आदत डालो, एक बार करके देखो बस 2 हफ्ते। किसी एक टॉपिक को आपकी क्लास में शुरू हुआ, आप घर पे प्रॉब्लम करो और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद उसको क्या करो, एनालाइज करो। उसके लिए अपन घंटे लिख तो रहे हैं, 24 में से 4 घंटे अपन उसके लिए दिए ना, एनालिसिस करने में टाइम लगता है क्या? बस जो अपन ने कर लिया उसी को वापस से देखना है। एनालाइज करने के बाद तुम टेस्ट देने आओ, देखो तुम्हारा परसेंटेज बढ़ता है 100% बढ़ जाएगा।
तो ये एनालिसिस की हैबिट डालना है। आप लोगों ने लिखा कॉपी में? यानी अब आपको पता है कि हर जगह में आवर्स का डिवीजन कैसे करना है। जितने घंटे हमारी क्लास में जा रहे हैं उतने ही घंटे हम कहाँ दे रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, और घर के घंटे जो मिल रहे हैं हमें आवर्स, उसको हम हमारे हिसाब से डिवाइड करेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कितने हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए कितने हैं, और एनालिसिस के लिए कितने हैं। समझ में आया पीछे कितनी बार स्टूडेंट कोई दिक्कत में? तो यानी ये हमारा पूरा हिस्ट्री का एनालिसिस हुआ है। बात समझ में आ गई है सबको कि हम कौन से टॉपिक में ज्यादा जोर दे रहे हैं। फिर से एक बार मैं इसको कंक्लूड करता हूं। सबसे पहले हम मॉडर्न फिजिक्स पे लेंगे, उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट आएगा, देन ऑसिलेशन वेव्स, ठीक है, आएगा स्टूडेंट। उसके बाद वो लेगा अपना रिवीजन मैकेनिक्स। क्या तो रिकर्स में देखिए बार स्ट्रक्चर इसके बाद आइटम्स के साथ दिया हुआ है। माना कि आपने बोल रहा हूं ऑसिलेशन वेव्स की इमारत छोटी दिख रही है, सबसे बड़ी इमारत यहाँ पर इसकी दिख रही है इलेक्ट्रिसिटी, फिर आ रही है मैकेनिक्स की। उसके बावजूद भी आया हुआ है पहले मैकेनिक्स पे जोर नहीं देगा, उसे यही तैयार करना है पहले। इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा परसेंटेज कवर हो जाता है, 12th का भी परसेंटेज तैयार हो जाता है, और साथ में हमारी ARPMP सिक्योर हो जाती है। बस मैक द सिक्योरिटी फॉर द एग्जाम सिक्योर करो क्या। उसके बाद बात करेंगे अपन रैंक बनाने की। आपने तो बहुत क्या क्या मैं तो तैयारी कर रहा हूं सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की, वो तो रखना ही तैयारी करके इसके रहे, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पहुंचने के लिए पहले नीचे की सीढ़ियां तो बराबर पार हो। तो पहले सेक्योर करो अपने आप को, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर और बढ़ते जाएंगे आपका सिलेक्शन उस हिसाब से रैंक को आगे बढ़ाता जाएगा। अब देखो रे ऑप्टिक्स यहां पर एक मेन बात करना है। रे ऑप्टिक्स अभी बहुत सी क्लासेस हो चुका है, मोमेंट चल रहा था। रे ऑप्टिक्स ऑन टाइम रे ऑप्टिक्स तैयार करने में कितना समय लग गया? बहुत ज्यादा टाइम दिया हमने रे ऑप्टिक्स के लिए। पिछला रे ऑप्टिक्स के लिए अपने लगा दिया 50 घंटे। प्रोडक्टिविटी कितनी है? 0.120 मार्क्स पर यूनिट कवर 0.120 ही है। करना जरूर है रे ऑप्टिक्स तो हमें पूरा करना ही एमपी और उसको इतना ज्यादा अंदर जाने की क्या जरूरत है? रे ऑप्टिक्स जब खुलती है तो देखो ना उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कितने सारे हो जाते हैं, खत्म होने का नाम नहीं। लेंस एक बार शुरू हुआ तो लेंस चलते रहता है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा चालाकी से देखें हमारे प्रिपरेशन के दौरान, आप में से बताओ बहुतों को रे ऑप्टिक्स की बच्चों को अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बताओ मैं ये वाला अच्छी तो एक दो कुछ सॉल्व कर दूंगा, तो लड़ी वाला भी ना है, कृष्णा दिनेश भी लगा दूंगा। रे ऑप्टिक्स में आप समझो ये छोटी छोटी बातें आपके सिलेक्शन को रोक देती है। आप खत्म कर सकते हैं सिलेक्शन की चांसेस, चाहे तो हम रे ऑप्टिक्स पे कितनी लगा रहे हैं। जस्ट एमपी नॉमिनल लेवल पे करो, फॉर्मूला कांसेप्ट ज्यादा मतलब जाने की जरूरत नहीं। ठीक मेंस कराएं। चलिए ARPMP मेंस की अगर बात करें फिजिक्स, सभी को यहां पर सबके मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपन इस मार्क्स को यहां पर तो मैं डिस्कस नहीं करता हूं, इसका नेक्स्ट है नेक्स्ट ओवरऑल बात करते हैं। मैकेनिक्स में हमारे पास कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं? 14 मार्क्स। फिर यहां पर आ जाओ मॉडर्न फिजिक्स, कंपैरेटिवली सबसे तो छोटी है, अरे छोटी है, उसके बाद हमें मार्क्स कितने दे रही हो? 24% तैयार कर रही है। ये 2008 का नहीं है, आप 2007 का पेपर देखो, 2006 का पेपर देखो, 2005 का देखो, सारे पेपर देखो, चारों पेपर इसके पहले उन सब में हमारे पास मीन बिल्डिंग बहुत अच्छा तैयार करती है। अरे 24% में से मान लो अपने हाथ से 4% में छूट भी गए तो पता है कहां छोड़ोगे आप 4%? कौन से टॉपिक में छोड़ोगे मॉडल में? हाँ सेमीकंडक्टर्स, ज्यादा सेमीकंडक्टर छोड़ दे और सब भारी हो जाता है। पर आप कम से कम वहां जो न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है, केमिस्ट्री वाला पार्ट, उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। तो अगर उसमें से 4% हमारे हाथ से छूट भी रहा है तो 20% तो हमने यहाँ से कवर कर लिए। अब मुझे सिलेक्शन मेंस में करने के लिए कितने और बचे हैं? 40% और 40% के लिए मेरे पास और दूसरी चीजें हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन तैयार करके गया हूँ। 6% अगर हाथ से निकल भी गया तो 20 यहाँ से आ रहा है, 20 + 20 40।
अब उसके बाद ये हमारा ऑसिलेशन वेव्स, ठीक है, माना कि यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज में आया है, पर मैंने अभी आपको कह दिया कि ऑसिलेशन वेव्स को ओवरऑल सिर्फ चैप्टर वाइज कम इसलिए लिखा है क्योंकि उसका क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में पूछ चुके हैं, वेव्स का ऑसिलेशन का एसएसए का क्वेश्चन मैकेनिक्स में पूछ चुके हैं, कहीं ना कहीं उसको कवर अप मिल चुका है, इसलिए वो यहाँ पे छोटा सा लिखा है और हमेशा तैयार कर लेना, हमें पूरी फिजिक्स के साथ काम आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हम अगर यहाँ पर फिर मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट पे अगर जोड़ते तो हमारा सिलेक्शन एआरपीएमटी के लिए भी सिक्योर होगा। मैं फिर से मैं बोलूंगा, एमपीपीएमटी के लिए क्या करना है, एमपीपीएमटी के लिए फिर से एक बार सब लोग बोलेंगे, एमपीपीएमटी के लिए आवाज नहीं आ रही था, सारे ही चैप्टर्स को जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं नोट्स, वो नोट्स को बराबर रीएनालिसिस करना करके उससे ज्यादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एमपीपीएमटी में हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बधाई आप सबको, नहीं हो तो भी अच्छी बात है क्योंकि मेरा सीरियस हो जाएगा। पहले बड़ी बात कर रही बढ़वाए तो इसमें एक बार जरा मेंस के 11th 12th क्लासेस 11th क्लास 81 देखें, 46% कवर करना है मेंस में। 46% तुम लोग तैयार कर सकते हो, ये पूरा साल है तुम्हारे पास। 46% 11th का पूरा एक चैप्टर चाट सकते हो। तो कृपया ध्यान रखें, 46 अगर आप 11th अच्छे से पढ़ लेते हो, अगले साल आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि आपका 46% तो पहले से तैयार कर लिया। उसमें से अगर आपका 6-7% नहीं भी आया एग्जाम में तो आपका 35% तो स्क्रीनिंग में सिलेक्शन कराने के लिए सहायक भले 12th भी पढ़ेगा, आपका स्क्रीनिंग में हो जाएगा सिलेक्शन। मेंस में 46% तक कवर करना है। ठीक, तो इस बुकलेट को आप बार-बार, अब हर हफ्ते रविवार को आप इस बुकलेट को बार-बार देखेंगे, पक्का देखेंगे, प्रॉमिस है, बार-बार इस बुकलेट को देखेंगे। बहुत मेहनत से बनी, कई विशारद बने थे इसमें, सभी विशारदों का बहुत ज्यादा समय लगा, रात की 12-12 डेढ़ बजे तक हम यहाँ मीटिंग में बैठे, तब जाकर के पॉइंट्स निकले। सबने अपने अपने दिमाग से, अपने अनुभव के आधार पर ये पॉइंट्स बनाए हैं। तो इसे आप अपने लिए रेडीमेड मान मिल गया तो बस रविवार को, हर रविवार को एनालाइज कर लो ना, इसको देख लो एक बार कि क्या मेरी कमी में ये काम हो रहा है जो मुझे बताया गया था, कुछ कमी तो नहीं छोड़ रही है। करेंगे ये बात, एक बार जोर से फिर एक बार सब बोले, करेंगे ये सब काम? आपका एमपीपीएमटी में हो जाएगा? हाँ बोले, हो जाएगा। नहीं हुआ तो सीबीएसई में हो ही जाएगा, सीबीएसई में हो जाएगा।